नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पाथवे लर्नर्स में। दोस्तों, जैसे कि हम जो है अपना फिजिक्स का लेक्चर्स हमने बोला था आपको कराने के लिए, वर्क एनर्जी एंड पावर का, लेकिन थोड़ा सा तबीयत खराब होने की वजह से हम लोग जो हैं आपके लिए लेक्चर्स नहीं ला पाए थे और लाइव टेस्ट भी नहीं ला पाए थे पिछले 2 दिनों से। लेकिन ये सिलसिला दोबारा से चालू हो रहा है, ठीक है, आज से। और आज सिर्फ आपका जो है फिजिक्स का लेक्चर अभी हम आज लाइव आए हैं लेके। कल से थोड़ा सा टाइमिंग भी चेंज है और आपका लेक्चर्स हैज इट इज होंगे। तो शाम को 7 सवा 7 के आसपास हम लाइव आएंगे। फिजिक्स, मैथ या केमिस्ट्री का कोई भी एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें हम लाइव आके, और रात को 10 बजे जो है हम लाइव टेस्ट लेकर आएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आज का हम टॉपिक लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जिन बच्चों ने नहीं करा है तो वहाँ से भी आपको हमारे हर लेक्चर की पीडीएफ भी मिलेगी आपको। बाकी एक्स्ट्रा पीडीएफ जो है, स्टडी मटेरियल जो है आपको वहाँ से प्रोवाइड हो जाएगा। बाकी का जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको वहाँ पे टाइमली अपडेटेड करा दिया जाएगा। तो फ्रेंड, पहली बात तो आज लेक्चर चालू करने से पहले प्लीज़ थोड़ा सा जो है जल्दी से हमारे चैनल से जुड़ जाइए आप, ठीक है। लाइव क्लास यदि हम लेके आ रहे हैं, चाहे आपका लाइव टेस्ट लेकर आ रहे हैं, तो सिर्फ आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आप जो है हमसे जुड़िए। देखो फ्रेंड, जितने बच्चे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हुए हैं, कम से कम वो बच्चे जो हैं वो टाइमली जो है यहाँ पे जुड़ें। एक्स्ट्रा बच्चे जो हैं वो तो आपकी जिम्मेदारी है उनको लेके आना, ठीक है। तो वो कब लेके आएंगे, जब आप लोग यहाँ पे कंटिन्यूसली जुड़ोगे, ठीक है। क्योंकि जब दूसरा बच्चा देखता है कि हाँ भाई 20 बच्चे, 30 बच्चे, 40 बच्चे, 50 बच्चे, 70 बच्चे, 100 बच्चे जब किसी वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, वो अपनी तैयारी को बूस्ट कर रहे हैं, जब आपका फीडबैक अच्छा आएगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है और बच्चे जो हैं, जो कि आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड हैं, ठीक है, आप ही की तरह जो तैयारी कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर आएंगे और हमारी वीडियोस को देखेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए अपने FB अकाउंट पे, अपने व्हाट्सएप पे, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, ठीक है फ्रेंड। देखो जब हम आपके लिए इतना अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आ रहे हैं, इतनी अच्छी तरीके से आपको समझाते हैं कोई भी चीज़, तो इतना सा चीज़ तो होनी चाहिए कि आप जो है वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दें, ठीक है, जिसके कि और भी बच्चे जो हैं वो जुड़ सकें। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है वर्क, एनर्जी एंड पावर। फ्रेंड्स, ये जो तीनों चीजें हैं, वर्क मतलब कि कार्य, एनर्जी मतलब कि ऊर्जा, पावर मतलब कि शक्ति, ये तीनों चीज जो हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं, आपस में कनेक्ट हैं, ठीक है। तो पहले हम एक एक चीज को डिस्कस करेंगे और यहाँ पे हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, इतना डीप में हमें नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ उतना ही चीज़ें पढ़नी है, उतना ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। देखो, डीप में आपने पूरा जो है अपने 10th क्लास में, 9th क्लास में पढ़ रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 9th 10th की क्लासेस नहीं करवा रहे हैं, हम कंपटीशन की तैयारी करा रहे हैं, आपके एंट्रेंस की तैयारी करा रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हम वही चीज़ पढ़ेंगे जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और थोड़ा सा आपका बेस थोड़ा सा क्लियर हो जाए, आपके जो आपने पढ़ा है उस पर थोड़ी सी धूल जम गई है तो वो थोड़ी सी साफ हो जाए, बस उतना ही हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड, वर्क क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड ओवर अ डिस्टेंस बाय एन एक्सटर्नल फोर्स एट लीस्ट पार्ट ऑफ विच इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में, जब किसी वस्तु पर कोई बल इस प्रकार लगता हो कि वस्तु में गति उत्पन्न हो जाए, अर्थात बल अपने लगा बिंदु को विस्थापित कर दे, तो यह कार्य कहा जाता है। तो फ्रेंड, जैसे कि आप डेफिनेशन से क्या समझ में आ रहा है कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका, यदि उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं और वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट को कुछ दूरी तक खिसका दे, कोई भी दूरी है उस तक आप उसको डिस्प्लेस कर दे अपनी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में, तो इस पूरे क्रियाकलाप को हम क्या कहेंगे? वर्क कहेंगे। क्या कहेंगे? कार्य कहेंगे। तो हम इसको एक डायग्राम से, ब्लॉक डायग्राम से समझ लेते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा और वहां से जो है हमारे 2 केस भी बनेंगे। तो देखिए, ये कोई आपका ऑब्जेक्ट है, इसमें आपने फोर्स लगाया तो क्या हुआ? ये एच डिस्टेंस पे खिसक गया। ये जैसे आपने यहाँ से फोर्स लगाया, जैसे इसको धक्का दिया तो क्या हुआ? ये यहाँ से खिसक के कहाँ गया? यहाँ आ गया। इसने कितनी दूरी खिसका दी? एच दूरी। तो फ्रेंड, और ये जो एच दूरी खिसकाई है, ये किसकी डायरेक्शन है? फोर्स की डायरेक्शन में। देखो, फोर्स किस डायरेक्शन में लगा है? इस डायरेक्शन में। और जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ आया है? यहाँ पे, मतलब कि इसकी डायरेक्शन में आया है। तो
तो ठीक है, तो यही आपकी डेफिनेशन है। तो ये जो क्रियाकलाप हुआ है यहाँ पे वही क्या है, आपका वर्क है। तो फ्रेंड अब वर्क जो है हम कैसे नाम है, वर्क डन। मेन चीज क्या है हमारी, वर्क डन। हमें क्या चाहिए, वर्क डन कितना हुआ, मतलब इस बॉडी को यहां से यहां तक लाने में इस फोर्स के द्वारा कितना कार्य किया गया, हमें वो चीज निकालनी है। हमारा काम क्या है, वर्क निकालना है, मतलब कितना कार्य किया गया किसी इंसान के द्वारा या किसी फोर्स के द्वारा। ठीक है फ्रेंड, तो यहां से आपके जो है दो केसेस बनते हैं। एक तो पहला केस बनता है जब आपका जो फोर्स है वो इसको अपनी डायरेक्शन में बिना किसी एंगल के खिसका दे। दूसरा केस क्या है, जब आपका फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को अपनी डायरेक्शन के किसी एंगल में डिस्प्लेस करे। ठीक है, वही फोर्स तो लग रही है ऐसे, तो इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए थी, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे तो गया नहीं, उसके साथ कुछ एंगल बनाते हुए आगे खिसका है। डायरेक्शन तो फोर्स की जो डिस्प्लेस हुआ है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में ही हुआ है, लेकिन उसके साथ कुछ एंगल बनाकर हुआ है। इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, तो पहला केस हम समझ लेते हैं। पहला केस ये है, तो इस केस में यदि हमें वर्क डन निकालना है, ठीक है, इस केस में जब हमें वर्क डन निकालना है तो फ्रेंड इस केस में क्या होगा, जो थीटा होगा आपका, जो थीटा की वैल्यू है वो क्या है, 0 है। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया, यहाँ पे आपको दो चीज याद रखनी, एक चीज याद रखनी है, इसका फॉर्मूला। तो फ्रेंड जो इसका फॉर्मूला है वो क्या है, जनरल फॉर्मूला जो आपका आएगा F इंटू एस कॉस थीटा। तो इस फॉर्मूले को आप हमेशा ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, और वेरियस क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में आपका जो है वहां पे यूज होगा, तो इस फॉर्मूले को हमेशा ध्यान रखना। इसमें फोर्स F क्या है, फोर्स, S क्या है, डिस्टेंस, थीटा एंगल हो गया। ठीक है, अब पहले केस में क्या हो रहा है, पहले केस में जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है उसके बीच में कोई भी एंगल नहीं है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो इसमें थीटा की वैल्यू जब 0 हो गई तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। जब कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पे फॉर्मूले में रखोगे, इस वाले फॉर्मूले में, तो क्या बनेगा F इंटू एस, क्योंकि कॉस जीरो क्या हो गया, 1, तो W इजकल टू एफ एस। तो इस पहली कंडीशन के लिए, केस फर्स्ट के लिए जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा W इक्वल्स टू एफ एस। यदि इस तरह की कंडीशन आपकी दे रखी है तो W इक्वल्स टू एफ एस आपका फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट सेकंड केस आता है। तो फ्रेंड सेकंड केस में यदि आप ध्यान दें तो सेकंड केस क्या है, कुछ एंगल बन रहा है। ठीक है, अब कोई भी एंगल हो, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, समझ में आ रही है बात, कुछ भी होगा, मतलब 10 डिग्री हो, 20 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 40 डिग्री हो, तो आप इसमें निकाल लोगे। लेकिन इसमें एक स्पेशल केस कब बनेगा, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, जब थीटा की वैल्यू 90। देखो ये वाला केस था स्पेशल केस जब थीटा की वैल्यू 0 थी। ठीक है फ्रेंड, अब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो उस समय यदि हम देखें, आपने पढ़ा होगा मैथ की ट्रिग्नोमेट्री में, cos 90 की वैल्यू क्या होती है आपकी, 0। तो उस समय वर्क डन जो हो गया वो 0 हो गया, मतलब कि उस वस्तु के द्वारा, उस चीज के द्वारा, ठीक है, उस बल के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया। अब यदि मैं इसके एग्जाम्पल की बात कर लूं कि जब ये जो 0 होता है वो किस कंडीशन में होता है, इसका एग्जाम्पल क्या है। तो फ्रेंड इसका एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि किसी भी गेंद को स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिराया जाता है तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, मानिए कोई बॉल है, ये बॉल है आपकी, और इसको हमने क्या कर दिया, फ्री फॉल कर दिया। क्या कर दिया, फ्री फॉल कर दिया। तो जो ग्रेविटी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके द्वारा इस पर कुछ कार्य किया जाएगा। वह कार्य क्या होगा भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लग रही है, नीचे की तरफ लग रही है। ठीक है, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की ओर हो रहा है। तो दोनों चीजों में भाई डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, फोर्स की डायरेक्शन भी नीचे है, तो थीटा 0 हो जाएगा। तो ये इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है इस पहले केस का, कि जब हम किसी भी बॉडी को या किसी बॉल को, गेंद को स्वतंत्रता पूर्वक या हम क्या करते हैं, उसको फ्री फॉल करते हैं। ठीक है, ऊपर से एकदम छोड़ दें। जैसे ये है आपकी बॉल, और जैसे ये मानो ये बॉल है और मैंने इसको क्या कर दिया, फ्री फॉल कर दिया। तो इस पे जो अभी फोर्स लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, तो उस समय उसने जो इस पे कार्य करा वो कैसा कार्य था आपका, W इक्वल टू एफ एस, और इसमें थीटा जो था वो 0 था। वहीं पर यदि मैं इसके एग्जाम्पल की बात कर लूं, यदि दिख रहा है फ्रेंड सभी को, ठीक है, और फ्रेंड वीडियो को जो है ना आप लाइक भी करते रहिए, वीडियो बहुत ही अच्छी है, आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट रहेगा इस वीडियो से। ठीक है, अभी हम जो है क्वेश्चंस भी करेंगे, 4 क्वेश्चंस भी करेंगे हम इससे रिलेटेड। ठीक है, बाकी जो टेस्ट सीरीज आ रही हैं उनमें भी मैं इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं ऐड कर रहा हूं।
जो पिछली टेस्ट सीरीज है उनमें भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं वर्क एनर्जी से, ठीक है, और आगे की जो टेस्ट सीरीज होंगी उनमें भी मैं इनको इंक्लूड करूंगा। तो फ्रेंड प्लीज लाइक भी करते रहिए, क्योंकि जो मैंने पिछला जो लाइव टेस्ट लेके आया था उसमें बहुत ही ज्यादा कम व्यूज आए थे आपके, और बहुत ही ज्यादा कम जो थे आपके लाइक्स थे, ठीक है फ्रेंड। तो प्लीज इस वीडियो में आपके व्यूज भी ज्यादा आने चाहिए और आपके लाइक्स भी ज्यादा होने चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं इससे जुड़िए और लाइक भी कीजिए। तो फ्रेंड ये तो आपका इसका एग्जाम्पल हो गया, इसका एग्जाम्पल कि किस कंडीशन में आपका जो वर्क है वो क्या होगा, 0 होगा। तो इसमें क्या है, अपने सिर पर सामान उठाए व्यक्ति द्वारा कार्य। तो फ्रेंड यदि कोई भी व्यक्ति है, जैसे कि आप बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन जाते हो तो वहां पे कौन मिलता है आपको, कुली। तो कुली क्या करता है कि जो ऑब्जेक्ट है, जो आपका ब्रीफ केस है, जो आपका सामान है, लगेज है, उसको क्या करता है अपने सिर पे रखता है और फिर वो चलता है। तो फ्रेंड यदि हम फिजिक्स की भाषा में बात करें तो उस कुली ने आपका सामान उस रेलवे प्लेटफॉर्म से लेके आपके टैक्सी स्टैंड तक जो उठाकर ले गया, उसके दौरान जो उसका वर्क डन था, जो उसका कार्य था वो 0 था। फिजिक्स के दौरान क्या था, उसका कार्य 0 था, ठीक है। क्यों था 0? क्योंकि जो उसने उस वस्तु को उठाया हुआ था, फोर्स जो लगी हुई थी वो क्या थी, ऊपर की तरफ थी। फोर्स कैसी थी उसकी, देखो यदि मैं इसका डायग्राम बना के आपको थोड़ा सा समझा पाऊं तो इस तरीके से था। ये कोई कुली था आपका, ठीक है, और इसने ये लगेज आपका उठा रखा है, ठीक है। तो ये लगेज पे जो फोर्स लग रहा है इसके द्वारा, देखो ये कुली क्या करेगा, ऐसे उठाएगा तो फोर्स कैसे लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा ऊपर की ओर, ठीक है। और ये चलेगा कैसे, ऐसे, ये होगा डिस्प्लेसमेंट इसका। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या हो जाएगा आपका, 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। 90 डिग्री cos 90 होता है 0। तो इस कंडीशन में उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, 0, ठीक है, शून्य। उसने कार्य नहीं किया फिजिक्स के अनुसार, लेकिन आप लोग उसको फिर भी पैसा देते हो। क्यों? क्योंकि हम इंसान क्या सोचते हैं कि उसने कार्य किया, लेकिन फिजिक्स सोचता है, फिजिक्स कहता है कि नहीं, उसने कार्य नहीं किया, ठीक है फ्रेंड। तो ये चीजें थोड़ी सी जो है आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी कभी कभी आ जाते हैं कि कोई कुली है जिसने कि जो सामान है आपका उठाकर 10 मीटर चला या 20 मीटर चला या 1 किलोमीटर चला, तो बताइए उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो यदि आपने ये देखा तो आपको कोई कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा आपने क्या करा, 0 मार्क लगा दिया। लेकिन इसमें भी आपको एक कंडीशन बस क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि उसने जो सामान उठाया है वो सिर पर उठाया है, मतलब कि परपेंडिकुलरली उठाया है या फिर नहीं, ठीक है। अधिकतर जो क्वेश्चन आप तक जो क्वेश्चन आए, चाहे वो बिहार पॉलिटेक्निक में आए, चाहे यूपी में आए हैं, चाहे आपका एमपी में आए, चाहे झारखंड में या दिल्ली में, किसी भी बोर्ड में आए हों, किसी भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में आए हों, वहां पर यही क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी भी कोई कुली है, उसने जो है आपका लगेज जो है उठाया है और वो 10 मीटर या 20 मीटर या 1 किलोमीटर चला है या 500 मीटर चला है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो उसका आंसर आपका 0 ही आएगा, ठीक है फ्रेंड। तो नेक्स्ट उस पर चलते हैं अपना। अभी इसमें कुछ चीजें आपकी जो है रह गई हैं। तो पहली चीज जो है, जो आपका वर्क डन है, वर्क जो है आपका वो कैसी क्वांटिटी है, वो है स्केलर क्वांटिटी। कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी चीज आती है आपकी मेन जो है वो है यूनिट। अभी हमने वर्क तो निकाल लिया, अभी वर्क डन निकाल लिया, लेकिन उसकी यूनिट क्या है, ठीक है, उस किस चीज में आप किस यूनिट में उसको नापेंगे। तो यूनिट जो है उसका वो क्या है, न्यूटन मीटर। ये है इसकी ऐसा यूनिट, ध्यान रखना फ्रेंड, न्यूटन मीटर जो है उसकी ऐसा यूनिट है। न्यूटन मीटर कैसे निकली, देखो वर्क की जो यूनिट है या वर्क जो है वो क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। यदि आप लोग चाहते हैं कि मेजरमेंट और क्वांटिटी के ऊपर भी मैं आपके लिए लेक्चर बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसके ऊपर भी आपका एक लेक्चर बना दूंगा, जिसमें कि कुछ फंडामेंटल्स जो क्वांटिटीज होती हैं, उनकी जो यूनिट्स होती हैं, ठीक है, उनके बारे में हम जो है डिस्कस
करेंगे। ड्राइव्ड यूनिट क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। उसके बाद आपका, वैसे मैंने वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के बारे में मोशन वाला जो मेरा वीडियो उसमें भी मैंने आपको बता रखा है, लेकिन आप चाहते हो बिल्कुल एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर, तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। उसमें हम वेरियस जो आपके यूनिट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, तो हम जो है उस पर भी जल्दी से वीडियो ले आएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड, जो आपका वर्क है, देखो वर्क क्या है आपका, ड्राइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। इसको हमने दो फंडामेंटल क्वांटिटीज से निकाला है। कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, एक तो फोर्स है, एक आपका डिस्टेंस है, इन दो मतलब डिस्प्लेसमेंट है, इन दो फंडामेंटल क्वांटिटीज से हमने क्या निकाला है, वर्क को निकाला है। तो जब ये ड्राइव्ड क्वांटिटी है तो इसकी यूनिट भी कैसी होगी, ड्राइव्ड यूनिट होगी। तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और इसकी कितनी होती है, मीटर। तो इन दोनों, ये दोनों किस में, मल्टीप्लाई में, तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर। और ये जो होती है इसकी ऐसा यूनिट होती है, ये आप ध्यान रखना। अब फ्रेंड, इस न्यूटन मीटर को ही मैंने क्या कह दिया, 1 जूल। क्या कह दिया, 1 जूल। मतलब 1 जूल जो है वो आपका 1 न्यूटन मीटर के इक्वल है, ठीक है। इस 1 न्यूटन मीटर को ही मैंने क्या कह दिया, आपका 1 जूल कह दिया। अब बात आती है 1 जूल क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड, मैंने 1 जूल की डेफिनेशन यहाँ पे क्यों लिखी है, ये तो आप स्कूल्स में भी पढ़ के आए हो। तो मैंने ये इसलिए लिखा है आपके लिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है आपसे कि बताइए, बल द्वारा, एक न्यूटन बल द्वारा अपने अनुप्रयुक्त बिंदु को अपनी दिशा में 1 मीटर की दूरी से चलाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, मतलब क्या होता है, ठीक है। यह मैं इंग्लिश में बात कर लूँ तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सर्टेड व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड ओवर अ बॉडी टू डिस्प्लेस इट टू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, ठीक है। कि एक न्यूटन बल द्वारा किसी बॉडी को 1 मीटर तक खिसकाने में जो कार्य होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो वो चीज आपसे इस टाइप से पूछ लेता है, तो उस समय क्या होगा, वो 1 जूल होगा। तो आपका आंसर क्या होगा उसमें, 1 जूल, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सर्टेड व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड ओवर अ बॉडी टू डिस्प्लेस इट टू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। कार्य की वह मात्रा है जो 1 न्यूटन के बल द्वारा अपने अनुप्रयुक्त बिंदु को अपनी दिशा में 1 मीटर की दूरी से चलाने में किया गया है। तो फ्रेंड, ये आपके समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक जो चीज़ें हैं वो क्लियर हैं, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड। तो जो मैं यहाँ पे जो मैंने स्पेशल केस लिखे हुए हैं, ये यही वाले स्पेशल केस हैं, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है और ढंग से मैं समझा देता हूँ। तो देखो क्या होता है, ये आपका बॉडी है, जब ये फोर्स आपका डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लगेगा, ये क्या आपका डिस्प्लेसमेंट, तो ये जब फोर्स है आपका डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही लग रहा है, या मैं बोल दूं डिस्प्लेसमेंट आपका फोर्स की डायरेक्शन में ही हो रहा है, तो यहाँ पे आपका थीटा जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, और कॉस 0 की वैल्यू आपकी 1 हो जाती है। तो डब्ल्यू जो है आपका एफ एस यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल की मैं बात कर लूँ तो एग्जाम्पल क्या होगा, फ्री फॉल of a ball under, दिख रहा है फ्रेंड, नहीं अब दिख रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। यदि मैं हिंदी में इसको लिखूं तो क्या होगा, गेंद को स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिराया जाता है तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य जो है वो इस कंडीशन में आता है। ये इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो कभी कभी ये चीज़ भी पूछ लेता है, इसलिए मैंने एग्जांपल में यही क्वेश्चन जो है आपका लिया है। तो ये आपका क्वेश्चंस भी जो है आपका एग्जाम में आता है कि यदि किसी गेंद को ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर जो है उसका फ्री फॉल किया जाए तो उस पर वर्क डन क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन आ जाते हैं,
डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एस, डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ अपॉन एस, डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, डब्ल्यू या फिर नन ऑफ दीज। तो उसमें आंसर क्या होगा आपका डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एस, क्योंकि थीटा इसमें 0 हो जाएगा और कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, इसलिए डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एस होगा। ठीक है, और नेक्स्ट केस में आपको थोड़ा सा और आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको और आसानी से। ये कोई बॉडी है और ये आपका कोई कुली है। तो ये कुली क्या करता है, इस बॉक्स को अपने सिर पे उठा लेता है। ठीक है, अब जब ये सिर पे उठाया तो इसके हाथों के द्वारा जो बल लगा वो कैसे लगा, ऊपर की द्वारा, फोर्स कैसे लगा, ऊपर की द्वारा। अब ये क्या करेगा, कुछ डिस्टेंस चलेगा, यहाँ तक पहुंचा, तो ये जो डिस्टेंस है इसकी वो एस है, डायरेक्शन क्या है इसकी, डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की, वो ये है। तो यदि मैं यहाँ से देखूँ, आप ध्यान से देखो, इस चीज को कंपेयर करो, तो इसकी फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन का एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे, 90 डिग्री बन रहा है। कहने का मतलब थीटा आपका हो गया 90 डिग्री। जब थीटा आपका 90 डिग्री हो गया तो कॉस 90 आपने पढ़ा हुआ है मैथ में, कितना होता है ट्रिग्नोमेट्री में, 0 होता है। तो यहाँ से आपका डब्ल्यू क्या आ जाएगा, वर्क जो आता है आ जाएगा, वो आ जाएगा 0। तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूँ। अपने सिर पर सामान उठाए व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। तो ये भी आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आपका बनता है और कई बार कई बोर्ड्स में पूछा गया है। मेनली ये जो क्वेश्चन है वो आपका यूपी, बिहार और दिल्ली में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया। बाकी और जो एंट्रेंस है स्टेट के उसमें भी पूछा गया, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं ये टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है फ्रेंड, तो नेक्स्ट अपने जो टॉपिक था हमारा नेक्स्ट वो है एनर्जी, उसकी तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड बात आती है कि एनर्जी क्या है। तो एनर्जी की डेफिनेशन क्या बोलती है, द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। मतलब क्या है इसका, कि कार्य करने की क्षमता। अभी हमने जो कार्य पढ़ा, इसको करने की क्षमता जो होगी वो क्या कहलाएगी, एनर्जी कहलाएगी। और इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान देने वाली बात है कि एनर्जी की जो यूनिट है वो भी वही है जो कि वर्क की है। एनर्जी की जो यूनिट है वो भी वही है जो कि वर्क की है। तो वर्क की यूनिट क्या है, जल्दी से आप मुझे कमेंट में बताइए। जल्दी से फ्रेंड, जल्दी से कमेंट में बताइए वर्क की यूनिट क्या है, जल्दी से कमेंट करिए। और आज आपकी कमेंट बहुत ज़्यादा कम आ रही हैं। तो फ्रेंड यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो, यदि आपको समझ में आ रहे हो, सभी टॉपिक्स क्लियर हो रहे हो, तो प्लीज़ एक बार थम्स अप भी करिए और जल्दी से मुझे इसको कमेंट में बताइए कि एनर्जी की यूनिट जो है वो वर्क के बराबर है। तो वर्क की यूनिट क्या है, जल्दी से मुझे बताइए फ्रेंड। और प्लीज़ थम्स अप भी कीजिए जल्दी से। मुझे टेक्निकल सर बता देंगे कि जो है सब, यदि आप लोग कमेंट कर रहे हैं तो मैं फिर आगे आपको एनर्जी के बारे में कुछ चीज़ें और बताऊंगा, डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जो मैं क्वेश्चंस यहाँ पे अभी डिस्कस करूंगा, देखो जो मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, एज इट इज क्वेश्चंस बनते हैं, और जहाँ जहाँ से बनेंगे मैं आपको साथ के साथ बताता जा रहा हूँ। ठीक है, तो उन पे भी आप जो है नोट्स बना रहे हो तो वहाँ पे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। ठीक है, या आपको ध्यान रहते हैं तो आप वैसे भी ध्यान रख सकते हो कॉन्सेप्ट्स को। बाकी जो हम क्वेश्चंस देखेंगे, न्यूमेरिकल टाइप्स के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में 4 क्वेश्चंस कराऊंगा अभी। ठीक है, तो फ्रेंड जल्दी से देख लेते हैं एनर्जी। जैसे मैंने बताया, कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का है। तो कार्य का मात्रक क्या है, जूल, या मैं बोल दूं न्यूटन मीटर। तो एनर्जी का भी जो मात्रक है वो क्या है, जूल है। अब फ्रेंड यहाँ से बात आपकी जो आती है वो ये है कि जो एनर्जी है वो आपकी 2 टाइप की एनर्जी है। पहली है आपकी काइनेटिक एनर्जी और दूसरी है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। पहली काइनेटिक, दूसरी पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी को हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। और इसको बोलते हैं स्थितिक ऊर्जा। ठीक है फ्रेंड, आप हिंदी में देख लेना, थोड़ी सी मेरी वो सही नहीं है, स्थितिक ऐसी कुछ बोलते हैं ऊर्जा। ठीक है फ्रेंड, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी 2 एनर्जी हमारी होती हैं।
ठीक है। एनर्जी जो है दो भागों में डिवाइड कर रखी है। ऊर्जा जो है दो तरीके की होती है, एक काइनेटिक होती है जिसे हम गतिज बोलते हैं, एक पोटेंशियल होती है जिसे हम स्टैटिक बोलते हैं। ठीक है, तो हम पहले एक एक करके दोनों को समझ लेते हैं कि काइनेटिक क्या होती है और पोटेंशियल क्या होती है, और काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी भी बॉडी की, और किसी भी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रेंड जल्दी से हम काइनेटिक एनर्जी समझ लेते हैं पहले। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी दैट इट्स पोसेस ड्यू टू इट्स मोशन। मतलब क्या है इसका? कि वह किसी भी पिंड की वह अतिरिक्त ऊर्जा या वह ऊर्जा जो उसके वेग के द्वारा हो, जो उसके मोशन के द्वारा हो। ठीक है, अब हिंदी में मैंने लिख रखा है उसका रेखीय वेग हो, चाहे कोणीय वेग हो, या दोनों हो। मतलब कोई बॉडी है या तो उसमें लीनियर मोशन हो, चाहे उसमें आपका एंगुलर मोशन हो, ठीक है, या फिर उसमें दोनों ही क्यों ना हो। ठीक है, दोनों होंगे जब भी वो काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करेगी बॉडी। एक होगा रेखीय हो चाहे एंगुलर हो, जब भी आपका जो बॉडी है उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है किसी भी बॉडी की, वो वह एनर्जी है जो वो बॉडी अपने मोशन या अपने वेलोसिटी के कारण ग्रहण करती है। ठीक है फ्रेंड, तो यहीं से आपका जो फॉर्मूला बनता है काइनेटिक एनर्जी का, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो क्या है? हाफ mv²। क्या है? हाफ mv²। अब फ्रेंड यहाँ से यदि मैं चीजें निकालूं आपकी, तो पहली चीज निकलती है जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो दो चीज आपकी यहाँ से निकल के आती हैं, एक तो वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये चीज आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर में आपको यूज होंगी, तो इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां से मैं एक डेरिवेशन करता हूं, और डेरिवेशन क्या करता हूं आपको पता होगा, मोमेंटम P इक्वल्स टू mv होता है। क्या होता है? P इक्वल्स टू mv होता है। इसको हम अभी अलग रख लेते हैं, P इक्वल्स टू mv। इसको ध्यान रखना, इसको याद रखना। अभी हमारा फॉर्मूला क्या था? हाफ mv²। यहाँ पे v का स्क्वायर है तो यहाँ पे हमें m का भी स्क्वायर करना है, तो क्या करना पड़ेगा? m से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों चीज कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m से मल्टीप्लाई करा तो mv² हो गया, यहाँ पे m हो गया। इतनी बात कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। अब देखिए mv जो है वो p है, तो mv का स्क्वायर, तो mv क्या आ जाएगा? p। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है और p का, मतलब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में जो रिलेशन है वो निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा p का स्क्वायर ओवर 2m। तो फ्रेंड ये ही आपका रिलेशन निकल के आ गया। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो रिलेशन क्या आएगा आपका? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv² इक्वल्स टू p² ओवर 2m। और फ्रेंड इस रिलेशन पे आपका बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस जो हैं आपके बनते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, जो कि आपने प्रीवियस मेरे जो लाइव टेस्ट है उसमें भी देखे होंगे, और आने वाले लाइव टेस्ट में भी आप देखोगे, और आज भी मैं इसमें से एक क्वेश्चन जो है आपको कराऊंगा। तो ये जो आपके रिलेशन हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये जो आपका काइनेटिक एनर्जी और मास और वेलोसिटी में जो रिलेशन है ये सब आपको क्या है याद रखने हैं। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी, देखो ये चीज कोई बहुत कम पूछा जाता है, तो बस आपको थोड़ा सा क्लियर कर दिया कि काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की वह एनर्जी है जो कि वो अपने मोशन या अपने वेलोसिटी के कारण ग्रहण करता है। मेन जो क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से एनर्जी में से वो आपके यहाँ से बनते हैं। ठीक है, इनके फॉर्मूलोज से बनते हैं, इनके रिलेशन से बनते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी के। दूसरी बात, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में जो रिलेशन है वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ द मोमेंटम अपॉन 2 इंटू मास। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनेंगे। नेक्स्ट जो है आपका वो है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वह एनर्जी है जो कि बॉडी स्टोर करती है अपनी पोजीशन के कारण किसी भी जीरो पोजीशन के रेस्पेक्ट में। किसी भी जीरो पोजीशन के रेस्पेक्ट में जो बॉडी है वो अपने में जो एनर्जी स्टोर करती है वह एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। और ये जो एनर्जी होती है वो पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अब देखो ये चीज ऐसे समझिए कि जो जीरो पोजीशन है वो क्या है? आपकी अर्थ। ठीक है, कोई बॉडी आपकी अर्थ पे रखी है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ होगी, समझ रहे हो?
जितना ज़्यादा ज़्यादा हाइट पे चलती जाएगी वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो वो क्या है, किसी भी जीरो पोजीशन हमने मान लिया, कोई भी जीरो पोजीशन हमने मान लिया, धरती का जो सेंटर वो आपका जीरो पोजीशन है, तो धरती के सरफेस पे कोई बॉडी रखी है तो वहां पे उस पर कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जितना हाइट पे जाती जाएगी उसके साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी भी जो है आपकी बढ़ती जाएगी। तो क्या है, पोटेंशियल यह ऊर्जा है जो किसी शून्य स्थिति के सापेक्ष इसकी स्थिति के कारण एक वस्तु में संग्रहित होती है। ये क्या होती है, स्टोर्ड होती है। ठीक है, तो यहां से यदि हम इसका फॉर्मूला निकालें फ्रेंड, तो इसको यदि हम कैलकुलेट करना चाहें तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू होता है mgh। ठीक है, m मतलब कि क्या होता है इसका, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, g होता है आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, या हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल। ठीक है, h क्या होता है आपका, हाइट ऑफ बॉडी या ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड, तो देखो हाइट हमेशा ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी हमने पहले भी बताया ये पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, किसी भी जीरो पोजीशन के रेस्पेक्ट में जो उस बॉडी की जो पोजीशन होगी, उस पोजीशन पे उस बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होगी उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पे हाइट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और दूसरी बात यहाँ से आपका जो निकल के आता है वह ये है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका हाइट के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है आपका कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी किसी बॉडी की, वैसे वैसे उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी, जैसे जैसे उसका मास इंक्रीज होगा वैसे वैसे उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगी। ठीक है फ्रेंड, तो ये तो आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। यदि क्लियर हो गया है तो एक बार प्लीज 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 एक बार थम्स अप कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। तो जिनको भी ये समझ में आ गया हो तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए, जिसके कि जो टेक्निकल सर हैं वो मुझे बता दें, जिसके कि हम जो है अपना अगला टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट कर सकें। बहुत ही अच्छा टॉपिक है अगला, और बहुत ही मजा आने वाला है आपको समझने में। ठीक है, ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा, ये मुश्किल से 40-50 मिनट का जो है लेक्चर है आपका। ठीक है, इतना ही खींचेगा, मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं खींचना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड जल्दी से लाइक थम्स अप कर दीजिए, और जिसके कि हम जो है अगला टॉपिक कर सकें। तो जो अगला टॉपिक है वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो फ्रेंड यदि हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, इसका प्रिंसिपल, इसका सिद्धांत क्या कहता है। इसका सिद्धांत कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी फॉर्म्ड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्या कहता है कि एनर्जी जो है वो कभी भी नष्ट नहीं होती। ठीक है, वो क्या होती है, सिर्फ एक फॉर्म से, मतलब कि एक स्थिति से चेंज होके दूसरी स्थिति में चली जाती है, वो चेंज होती रहती है, ना कि कभी नष्ट होती है। ठीक है, दूसरा यदि हम इसको और भी देखें तो क्या होता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी जो है वो कभी भी ना तो बनाई जा सकती है, ना ही उसको कभी नष्ट किया जा सकता है, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको चेंज किया जा सकता है, या हम बोल रहे हैं चेंज होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला भाई काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में, या पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है क्या, कि एनर्जी जो है कभी भी चेंज नहीं होती, वो क्या करती है, हमेशा बदलती रहती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। देखो मैं इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि रोलर कोस्टर आप सभी ने देखे होंगे, हकीकत में नहीं देखे होंगे तो मूवीज में देखे होंगे, हॉलीवुड की मूवीज में देखे होंगे। ठीक है, या सबसे अच्छा मैं एग्जांपल बताता हूँ, रेडी मूवी सबने देखी है सलमान खान की। ठीक है, तो उसमें जब वो उसको सताता है उस बच्चे को, ठीक है, तो उस समय वो उसको रोलर कोस्टर पे भूत का मास्क पहन के उसको परेशान करता है। तो वो जो रोलर कोस्टर है हम उसी की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है रोलर कोस्टर में, जब रोलर कोस्टर की मैक्सिमम हाइट आती है, सबसे ऊंचा वाला पॉइंट आता है, तो मैंने क्या बताया, जितना ज्यादा हाइट बढ़ेगी उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी। तो जब वो रोलर कोस्टर वहां जाता है तो उस समय उसमें देखो आपने देखा होगा जैसी जैसी ऊंचाई पे जाता है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है बहुत कम हो जाती है, मतलब कि उसकी जो चाल है बहुत धीमा हो जाता है। जब वो टॉप पे होता है तो बहुत ही धीमे से उस पर चढ़ेगा। क्यों चढ़ता है, क्योंकि उसका पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही ज्यादा हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी उसमें बहुत ज्यादा कम हो जाती है। अब जब वो वहां से नीचे की तरफ उतरता है तो आपने देखा होगा वो बहुत ही तेज उतरता है,
ठीक है। तो जब वो तेज उतर रहा है तो मतलब काइनेटिक एनर्जी उसमें बहुत ज़्यादा हो गई और पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम हो गई। ठीक है फ्रेंड। अब आप बोलोगे कि सर क्या उसमें पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल खत्म हो गई? नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे आ गई? तो फ्रेंड जो पोटेंशियल एनर्जी उसने गेन करी थी उस हाइट पे, वही पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई काइनेटिक एनर्जी में। क्या हुआ? वह पोटेंशियल एनर्जी जो उसने उस हाइट पर गेन करी थी वो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है फ्रेंड। तो इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी मतलब कि उसका वेलोसिटी बढ़ जाती है वहां पे, क्योंकि वो एनर्जी चेंज होती है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है समझाने के लिए कि जो एनर्जी है वो कभी भी ना तो बनाई जा सकती है ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। अब आप बोलोगे कि सर ठीक है आपने ये बताया तो बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन जो बिजली होती है, बिजली भी एक फॉर्म है, एनर्जी का फॉर्म है। तो बिजली तो हम बनाते हैं, ठीक है, क्रिएट करते हैं नहीं। यदि हम फिजिक्स की लैंग्वेज में देखा जाए, देखो आम भाषा में, आम जन भाषा जो होती है, आम लोगों की भाषा, उसमें हम बोलते हैं बिजली को बनाया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। लेकिन हमने यदि फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। तो फ्रेंड आपको पता है जब आपकी नदी जो होती है, देखो यदि हम बात कर लेते हैं जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, जो पन बिजली कारखाने या पन जो आपका बिजली पानी से जो बिजली बनती है उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो यदि उसमें देखो ये जो चीजें मैं समझा रहा हूँ ना आपको, इन चीजों में से क्वेश्चन बनेंगे। देखना अभी मैं पूछूंगा आपसे क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछूंगा, जब आपको पता चलेगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ध्यान से सुनना इस चीज को। क्या है पहली चीज आप ध्यान देना, यदि पानी से यदि आपकी बिजली बन रही है, तब देखो नदी से पानी आ रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। नदी से यदि पानी बहता हुआ आ रहा है तो नदी मतलब वो पहाड़ों से आ रहा है पानी, जब वो पहाड़ों से आता है, देखो आपने देखा होगा जितने भी हाइड्रो पावर प्लांट होंगे, मतलब पानी से बिजली बनाने वाले जो हाइड्रो पावर प्लांट जिन्हें हम बोलते हैं, वो कभी भी प्लेन एरियाज में नहीं होते। वो कहाँ होते हैं? पहाड़ी एरियाज में होते हैं। पहाड़ी एरियाज में भी जहाँ मतलब पहाड़ से थोड़ा सा नीचे, पहाड़ और थोड़ा प्लेन जो एरिया होता है उसके बीच में, ठीक है, जिसे हम वैली बोलते हैं, उस क्षेत्र में ये बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? देखो पहाड़ पे नदी है, पहाड़ से निकलती हैं सभी अधिकतर नदियां, तो पहाड़ पे जब नदी है तो वहां पे उस पानी में क्या होगा भाई, जमीन से ऊंचाई पर है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, समझ में आ गई। अब बाबू जब वो पोटेंशियल एनर्जी, जब वो पानी नीचे की तरफ बहा तो वो पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज होगा बाबू? वो चेंज होगा काइनेटिक एनर्जी में। वो किस में चेंज होगा? काइनेटिक एनर्जी में। तो जब वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो उसका मतलब कि वेलोसिटी इंक्रीज हुई। वेलोसिटी इंक्रीज जब हो जाती है, वो बहुत ही तेजी से जब नीचे गिरता है तो हम वहां क्या लगा देते हैं? पंखा लगा देते हैं, बहुत बड़ा पंखा, जो घरों में पंखा होता है इसी टाइप का पंखा होता है, लेकिन वो बहुत ही साइज में क्या होता है? बड़ा होता है। और उसी पंखे को हम क्या बोलते हैं? टरबाइन बोलते हैं। वहां वो हमने लगा दिया और उसका एक शाफ्ट जो है वो हमने एक मोटर से जोड़ दिया। अब क्या हुआ, जब वो पानी आया बहता हुआ तो वो उस पंखे को उसने क्या कर दिया? रोटेट करा, घुमाया। क्या करा? घुमाया। अब देखना यहाँ पे जो उसकी काइनेटिक एनर्जी थी वो घुमाने में किस में चेंज होगी? मैकेनिकल एनर्जी में। किस में चेंज होगी? मैकेनिकल एनर्जी में। यहाँ पे जब वो कोई चीज वो घुमा रहा है तो वो क्या है? मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होगी। अब जब वो उसको घुमा रहा है तो अंदर जो है वो शाफ्ट घूम रही है। शाफ्ट किसके बीच में घूम रही है? कई सारी मैग्नेट्स हैं उसके बीच में वो शाफ्ट घुमाई जा रही है, जिसे हम डायनामो बोलते हैं। इस डिवाइस को क्या बोलते हैं? हम डायनामो बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी से हम क्या करते हैं? डायनामो की शाफ्ट को, या मैं बोल दूं डायनामो को क्या करते हैं? हम घुमाते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी चेंज हो जाती है इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे हम जो है बिजली को नहीं बनाते। बिजली जो बनती है वो क्या है? वो चेंज ऑफ एनर्जी के कारण बनती है। ठीक है, तो जो मैंने चीज यहाँ पे बताई, जो प्रिंसिपल मैंने बताया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो मैंने आपको शायद इतना अच्छा समझाया है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया तो प्लीज़ एक बार थम्सअप कर दीजिए वीडियो की, कमेंट बॉक्स में जल्दी से थम्सअप कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। फिर हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो कि डिस्कस करनी है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो पेपर में हेजिटेज आपको देखने को मिलेंगी। तो बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड देखिए,
अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपके इससे रिलेटेड, ठीक है। क्वेश्चंस ये आएंगे कि बताइए सोलर सेल जो है वो किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है। आपके पास चार ऑप्शन होंगे, जैसे कि सोलर हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी को सोलर एनर्जी में, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो फ्रेंड सोलर सेल क्या करता है आपका, सोलर सेल करता है जो सोलर एनर्जी आपकी आती है उसको चेंज करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ठीक है फ्रेंड। तो अब जो हम आगे लिखेंगे सिर्फ एनर्जी का नाम लिखेंगे, मैं ये एनर्जी नहीं लिखूंगा, सिर्फ सोलर इलेक्ट्रिक इस टाइप से लिखता जाऊंगा, आप उसको ध्यान से देखना। अब बात करें स्टीम इंजन की, तो फ्रेंड आप लोगों ने किसी ने भी स्टीम इंजन नहीं देखा होगा, मैंने भी नहीं देखा, सिर्फ पिक्चरों में देखा। गदर मूवी सभी ने देखी होगी, बहुत ही फेमस मूवी है, उसमें हमने स्टीम इंजन देखा है, जिसे हम क्या बोलते हैं भाप इंजन, ठीक है। तो वो उसमें क्या होता है, उसमें कौन सी एनर्जी है, तो उसमें फ्रेंड हीट एनर्जी आपकी चेंज होती है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। भाई क्या होता है उसमें, कोयला डाला जाता है, कोयला डाला जाता है, आग लगती है, आग मतलब कि हीट उसमें जनरेट होती है, जो हीट होती है वो काइनेटिक एनर्जी मतलब कि ट्रेन को चलाने में यूज होती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। आपके सभी के घरों में क्या है सॉरी बल्ब है। बल्ब कौन सी एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, जल्दी से आप बताइए। तो फ्रेंड बल्ब में हम देते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, सबको पता है बिजली दी जाती है, और वो चेंज किस में होता है, लाइट एनर्जी में, क्योंकि वो हमको क्या देता है, लाइट देता है। ऐसी यदि मैं फैन की बात कर दूं तो फ्रेंड भाई उसमें हम क्या देते हैं, पंखे में इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, और वो चेंज हो जाता है आपका मैकेनिकल एनर्जी में। भाई वो मैकेनिकली हमको हवा प्रोवाइड करता है, तो किस में चेंज होगा, मैकेनिकल एनर्जी में। डायनामो मैंने अभी बताया, डायनामो में मैकेनिकल एनर्जी चेंज होती है, मैकेनिकल एनर्जी चेंज होती है किस में होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। टेलीफोन की यदि हम बात कर लें तो टेलीफोन में इलेक्ट्रिक एनर्जी दी जाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी वो चेंज होती है किसमें, साउंड में, किसमें, साउंड में, आवाज में। कैंडल मोमबत्ती की बात कर लें तो मोमबत्ती में केमिकल एनर्जी चेंज होती है लाइट एंड, और नहीं है एंड के फॉर्म में लिखना, एंड हीट। देखो मोमबत्ती जलती है तो वो उजाला भी देती है, लाइट भी देती है, और थोड़ी सी हीट भी देती है, ठीक है। तो लाइट और हीट दोनों में चेंज होती है उसकी केमिकल एनर्जी। माइक्रोफोन की यदि मैं बात कर लूँ तो माइक्रोफोन में क्या होता है, साउंड एनर्जी को वो चेंज करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ट्यूबलाइट सभी के घर में है, सभी को पता है, बिजली हम देते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी दी जाती है और चेंज हो जाती है लाइट एनर्जी में, ठीक है फ्रेंड। अगला इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी दी जाती है और वो चेंज होती है आपकी मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में आपका चेंज होता है। सितार की बात कर लें, सितार मतलब कि जो आपका बजाने वाला होता है, ठीक है, उसमें हम मैकेनिकली मतलब उसको बजाते हैं अपने हाथों से, तो मैकेनिकल एनर्जी चेंज होती है साउंड में, वहां से क्या निकलती है आपकी, उसको बजाने से साउंड निकलती है। तो फ्रेंड ये जो मैंने चीजें बताई आपको, ये 10-12 पॉइंट जो मैंने आपको बताए, 10-11 पॉइंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे पूछ लेगा जो फैन है वो किस एनर्जी को किस में चेंज करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, बताना है, तो आपको पता होना चाहिए किसको चेंज करता है, इलेक्ट्रिक को मैकेनिकल में। बहुत आसानी से आप इसको याद रख सकते हो, अपनी डेली लाइफ से इसको कनेक्ट कर लो, ठीक है। तो आसानी से ये जो है आपको याद हो जाएंगी, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं है, बस आपको याद होना चाहिए। देखो पढ़ा हुआ सबका होता है, लेकिन हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको बता रहे हैं कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यही होता है। यदि आपको देखो पढ़ा हुआ सबका होता है, जो बच्चे पेपर देने आए हैं सबने पढ़ा है, ठीक है, लेकिन उस समय उस चीज को ध्यान रख पाते हैं या नहीं, वही है। तो हम आपको यही तो बता रहे हैं कि आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, पेपर में क्वेश्चन कहाँ से पिकअप जो होते हैं, पिकअप होते हैं, ठीक है। तो यही चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट और जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका पावर। पावर क्या है, पावर इज द रेट विद रेस्पेक्ट टू टाइम एट विच वर्क इज डन। हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं इट इज द डेरिवेटिव ऑफ वर्क, मतलब कि वर्क जो है उसको आप डेरिवेट कर दीजिए, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा आपका, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए वर्क को टाइम के रेस्पेक्ट में, तो आपका पावर निकल के आ जाएगा। ठीक है, कहने का हिंदी में मतलब कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं। यदि हम इसकी यूनिट की बात करें, यदि मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या होगा इसका, जूल पर सेकंड। क्या होगा, जूल पर सेकंड, जिसको हम क्या कहते हैं, वॉट भी कहते हैं। ठीक है, तो या तो जूल पर सेकंड यदि लिखा हुआ है तो वो भी पावर है, और वाट लिखा हुआ है तो भी वो पावर की यूनिट है। दूसरी चीज, ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर आप निकालोगे कैसे, तो पावर का फॉर्मूला जैसे मैंने बताया, रेट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, पावर इज द रेट विद रेस्पेक्ट टू टाइम एट विच वर्क इज डन। कहने मतलब कार्य करने की समय दर, मतलब कि वर्क अपॉन टाइम। ये क्या आपका पावर है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला है, याद रखना, भूलना मत। ठीक है, P इक्वल्स टू W अपॉन 3। ठीक है फ्रेंड, अब यहां से कुछ चीजें आपके आती हैं। तो पहली चीज, जो हम डेली यूज की मशीनें होते हैं, डेली यूज की हैवी मशीन की पावर किस में देखते हैं हम, वो देखते हैं हम हॉर्स पावर में। हॉर्स पावर, जिसे हम HP भी लिखते हैं। ठीक है, आपने कई जो मोटर लेने जाते हो, पानी के जो मोटर्स होती हैं, ट्यूबवेल की मोटर होती है, समरसेबल की मोटर होती है, तो हम क्या बोलते हैं, हॉर्स पावर। 1.5 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर, 3 हॉर्स पावर की आपको मोटर चाहिए, तो ये आपका हॉर्स पावर होता है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। कितने वॉट होते हैं, 746 वॉट होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी जो है आप ध्यान रखना। दूसरी चीज आपको सिंपल ही है, पावर को हम जो है किलो वॉट में भी डिफाइन कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं, मेगा वॉट में भी कर सकते हैं। तो यदि 1 किलोवाट की बात कर लूँ कि 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं, तो ये होते हैं आपके 1000 वॉट। ठीक है, और यदि मैं 1 मेगावाट की बात कर लूँ तो इसमें होते हैं 10⁶ वॉट। ठीक है, ये कुछ जनरल चीज़ें थी जो मेरे को बतानी थी। पावर ज़्यादा ये नहीं है, बस इतना सा ये है कि पावर जो है वर्क अपॉन टाइम है। ठीक है, फॉर्मूला आपका। और हॉर्स पावर आप पता होना चाहिए। हैवी मशीन जो होती हैं, जो कि हम डेली यूज में यूज करते हैं, उनकी पावर को हम हॉर्स पावर में निकालते हैं। 1 हॉर्स पावर 746 वॉट होता है, 1 किलो वॉट 1000 वॉट होता है, और 1 मेगावाट 10⁶ वॉट होता है। और फ्रेंड, हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम घरों में क्या बात करते हैं, यूनिट, कि हमारे घर में बिजली की कितनी यूनिट बन गई। 1 यूनिट बन गई, 2 यूनिट बन गई, 300 यूनिट बन गई, 400 यूनिट बन गई, 5 यूनिट बन गई। तो फ्रेंड, 1 यूनिट जो आपकी बनती है, वो जब बनती है जब आप 1000 किलोवाट, मतलब कि 1000 किलोवाट नहीं, 1 किलोवाट मतलब कि 1000 वॉट का उपकरण 1 घंटे तक चलाओगे। तो मतलब कि मानिए आपका फ्रिज जो है, मान लीजिए 500 किलोवाट का है। ठीक है, और आपकी टीवी क्या है, 500 किलोवाट की है। सॉरी मैं किलोवाट बोल रहा हूँ। ठीक है, और आप थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, टंग स्लिप हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा से मैं बताता हूँ, आपका फ्रिज 500 वॉट का है, आपका फ्रिज 500 वॉट का है, और आपकी टीवी 500 वॉट की है। टोटल कुल मिला के हो गए 1000 वॉट। ठीक है, आपने क्या काम करा, सुबह 9 बजे फ्रिज चालू करा, और टीवी भी ऑन, सब सेम टाइम पे टीवी भी चालू कर दी आपके छोटे भाई ने। तो क्या हुआ, आपको 10 बजे आपने क्या काम करा, फ्रिज बंद करा, और आपके भाई ने उसी समय टीवी भी बंद करी। अब क्या हुआ, 1 घंटे तक 1000 वॉट 1000 वॉट आपका कंजप्शन हुआ बिजली का। ठीक है, तो आपका कितना यूनिट बना, 1 यूनिट बना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। डेली लाइफ में यूज होती हैं। ठीक है, और इसमें भी यूज होंगी। तो 1 यूनिट कब होगा, जब आपका 1000 वॉट 1 घंटे के लिए कोई अप्लायंस चलेगा। मतलब 1000 वॉट का अप्लायंस, कोई भी वस्तु, इलेक्ट्रिक अप्लायंस या डिवाइस 1 घंटे तक जब आपका चलेगा, तो आपका 1 यूनिट बनाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। और फ्रेंड, सबसे पहले आपको आंसर देने होंगे, फिर मैं आपके साथ उसका आंसर जो है डिस्कस करूंगा।
तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। दोनों लैंग्वेज में मैंने क्वेश्चंस लेता हूं, आपको मैंने पहले ही बता रखा है। तो क्वेश्चन क्या है, इफ ए हॉर्स पुल ए कार टू ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर विद अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, देन व्हाट इज द वर्क डन बाय हॉर्स। एक घोड़ा 20 न्यूटन के बल द्वारा किसी गाड़ी को 5 मीटर तक खींचता है, तो घोड़े द्वारा किया गया कार्य होगा। जल्दी से बताइए क्या होगा। आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 5/10, दूसरा 20/5, तीसरा 20x5 और चौथा नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड, एक घोड़ा है जो कि अपनी जो गाड़ी है जिसमें वो बंधा हुआ है उसको 5 मीटर तक डिस्प्लेस करता है, और जो वो फोर्स लगाता है वो लगाता है 20 न्यूटन की। तो बताइए इस घोड़े द्वारा कितना कार्य किया गया है, इस घोड़े द्वारा वर्क डन कितना होगा। जल्दी से कमेंट में बताइए। टेक्निकल सर मुझे बता देंगे कि कि बच्चों ने कमेंट करा या नहीं करा, तो फिर मैं इसका जो है आंसर डिस्कस करूंगा। आपको 5 सेकंड में देता हूं, 5 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है, मुश्किल से 2-3 सेकंड का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड जल्दी से बताइए, जो मैंने आपको फॉर्मूले बताया उसी पे ये डिपेंड है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो जल्दी से। और फ्रेंड, यदि वीडियो पसंद आ रही हो, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज़ एक और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि टेक्निकल से बता रहे हैं कि अभी तक वीडियो को बहुत ही कम लाइक मिले हैं, 1 या 2 ही लाइक बच्चों ने करे हैं। तो प्लीज़ 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 वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, ठीक है। आप लाइक करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है और अच्छे अच्छे कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते हैं। और फ्रेंड, आपके लिए बहुत ही जो मैं दोबारा से जो अनाउंसमेंट कर देता हूँ, थोड़ा सा हमारा टाइम टेबल जो है चेंज हो गया है। कल से शाम 7, 7:15 बजे हम लाइव आएंगे किसी भी एक टॉपिक को लेकर, और रात को 10 बजे आपका लाइव टेस्ट होगा, ठीक है फ्रेंड। तो सभी बच्चे रात को 10 बजे लाइव टेस्ट में जरूर कनेक्ट हो जाइएगा कल से, और जो हम टॉपिक वाइज जो लेके आते हैं उसमें भी कनेक्ट हो जाइए। तो फ्रेंड, कभी कभी क्या होता है, हमें मैटर थोड़ा सा तैयार, अच्छा मैटर हम लेके आते हैं आपके लिए, तो टॉपिक वाइज में तो हो सकता है कि, या मेरी थोड़ी सी अभी तबीयत भी थोड़ी सी खराब चल रही, तो हो सकता है लाइव टेस्ट आपका मैं कंटिन्यू रखूंगा, लेकिन हो सकता है किसी दिन आपका बीच में इस 7, 7:15 वाली क्लास जो है थोड़ी सी रुक जाए, लेकिन कोशिश करूंगा डेली बनी रहे, ठीक है। तो आप भी हमारे साथ बने रहिए इसी तरीके से। और फ्रेंड, थोड़ी सी तबीयत खराब है, इसलिए मैं आपका जो टेस्ट सीरीज जो मैं बना रहा था, टेस्ट सीरीज का मतलब कुछ पेपर आपको PDF फॉर्म में देने वाला था, वो थोड़ा सा काम रुक गया है। तो 1-2 दिन में थोड़ी सी तबीयत और सही हो जाएगी, उसके बाद मैं उसको कंप्लीट करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल से जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो अभी फिलहाल जुड़ जाएं। तो फ्रेंड, इसका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर जो है वो है इसका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। देखो कैसे, वर्क का फॉर्मूला क्या है आपका, वर्क का फॉर्मूला है F/S cos थीटा, यह आपका फॉर्मूला है। अब यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे फोर्स आपको दे रखी है, फोर्स आपको दे रखी है 20 न्यूटन की, ठीक है, और डिस्टेंस आपको दे रखी है 5 मीटर की, और फ्रेंड थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 0। तो यहाँ से W=F/S हो जाएगा, मतलब कि 20x5 हो जाएगा। तो यही तो पूछा है, तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जल्दी से आप इसका जो है आंसर मुझे बताइएगा। मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। व्हेन अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, इट डिस्प्लेस 20 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विद एन एंगल 60 डिग्री, देन व्हाट इज वर्क डन। एक पिंड पर 40 न्यूटन का बल लगाने से वह बल की दिशा में 60 डिग्री के कोण पर 20 मीटर डिस्प्लेस हो जाता है। तो बताइए कार्य क्या किया जाएगा। आपके ऑप्शन है 200, 400, 600, 700। तो जल्दी से बताइए फ्रेंड। When a force of 40 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, इट डिस्प्लेस 20 मीटर। कोई 40 न्यूटन का फोर्स लगा के किसी बॉडी को 20 मीटर डिस्प्लेस किया गया है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स की डायरेक्शन के से 60 डिग्री के कोण पर किया गया है। तो बताइए उसमें कितना जो आपका वर्क डन है वो होगा। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला आपके सामने मैंने दोबारा से लिख रखा है, सीधा फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकाल दीजिए। तो फ्रेंड जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर जो है क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी। आपके लिए मैं तीसरा क्वेश्चन और देता हूँ, इसमें लिखा मैं देता हूँ और उसका मुझे आंसर चाहिए। इसमें इस क्वेश्चन में जो वर्क डन है इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर, हॉर्स पावर या नन ऑफ दी। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से क्या होगी फ्रेंड इसकी। तो हम देख लेते हैं कैसे निकला। तो आपको पता है W जो है F cos थीटा होता है, ये मैंने ऊपर भी फॉर्मूला लिखा है, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री है। F की वैल्यू मेरे को पता है 40 न्यूटन दे रखी है, और S की डिस्टेंस आपको 20 मीटर दे रखी है।
तो यहाँ पे आप इन सब चीज़ों को लगाओगे। कॉस 60 देखो एफ क्या है 40, एस कितना है आपका 20 और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा ये गया, तो आपका आएगा 400 न्यूटन मीटर, या मैं इसको न्यूटन मीटर की जगह क्या बोल सकता हूँ, जूल भी कह सकता हूँ। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। If momentum of two objects is same and their mass are m1 and m2 and energies are k1 and k2, then the ratio of k2 over k1 is। क्या है, दो वस्तु हैं जिनका संवेग यानी कि मोमेंटम जो है इक्वल है, और यदि इनके द्रव्यमान मतलब कि मास जो हैं वो m1 और m2 हैं, और ऊर्जाएं यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो हैं वो k1 और k2 हैं, तो आपको अनुपात मतलब कि रेशियो बताना है k2 और k1 का क्या होगा। m1 ओवर m2, 2m1 ओवर m2, m2 ओवर m1, 2m2 ओवर m1। तो जल्दी से फ्रेंड इसका जो आंसर है मुझे कमेंट करके बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो फ्रेंड देख लेते हैं इसका आंसर कैसे निकालेंगे, फिर मैं इसका आंसर भी आपका करेक्ट आंसर भी बता दूंगा। तो जैसे कि आपको पता है फ्रेंड, मैंने आपको रिलेशन बताया था काइनेटिक एनर्जी का p² ओवर 2m। तो यहाँ से यदि मैं देखें तो काइनेटिक एनर्जी k1 इक्वल्स टू, मोमेंटम तो सेम है तो p ओवर 2m1, सेम यहाँ से k2 क्या हो जाएगा p² ओवर 2m2। आपसे पूछा है k2 ओवर का k1, तो p² ओवर 2m2 अपॉन, तो ये क्या होगा इन्वर्स हो जाएगा ऊपर जाके, तो 2m1 ओवर p², ये सेम है, ये कट गया, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से k2 ओवर k1 की वैल्यू आ जाएगी m1 ओवर m2। ठीक है, तो इस हिसाब से जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, ऑप्शन ए m1 ओवर m2। तो फ्रेंड मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो मैं रिलेशन बता रहा हूँ, फॉर्मूले बता रहा हूँ, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक और क्वेश्चन बन सकता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता सकता हूँ। मानिए आपका मास इक्वल है लेकिन जो मोमेंटम है वो आपका 2 गुना हो जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, इस टाइप का। या फिर काइनेटिक एनर्जी आपका हाफ mv² है, मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी आपकी आधी हो जाती है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी आपकी 2 गुनी हो जाती है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, या फिर काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाती है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप के हजारों क्वेश्चंस जो हैं इससे बन सकते हैं। सेम पोटेंशियल एनर्जी से बन सकते हैं। हाइट यदि हाफ हो जाती है पहले की हाइट से तो क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी 3 गुना हो जाती है तो हाइट जो है वो कितने हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी यदि हाफ 1/3 हो जाती है तो हाइट जो है वो क्या हो जाएगी। तो इस तरीके के कई सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके बन सकते हैं, तो इनको आप ध्यान रखना। जो हमारा लाइव टेस्ट लेके आएंगे उनमें भी हम इन चीज़ों को कवर करेंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को एक बार यदि सब चीज़ें समझ में आ रही हो तो प्लीज़ एक बार थम्सअप कर दीजिए, थम्सअप कर दीजिए, जल्दी से एक बार थम्सअप कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, पहले आप जो है थम्सअप कर दिए। तो क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूनिक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। Amount of water lifted per second from 7.46 मीटर डीप वेल by 10 हॉर्स पावर मोटर। 10 हॉर्स पावर की मोटर द्वारा 7.46 मीटर गहरे कुएं से प्रति सेकंड पानी खींचा जा सकता है। जी की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकंड दे रखी है। फ्रेंड मैं चैलेंज देता हूँ, कोई भी बच्चा इसका आंसर यदि आप निकाल देते हो तो मैं उसको जो है एक स्पेशल गिफ्ट दूंगा, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, वो गिफ्ट उस बच्चे और मेरे बीच का रहेगा। ठीक है, और जो भी इसका जो आंसर है सबसे पहले कमेंट करेगा मेरे को। ठीक है, मैं उससे टेलीग्राम चैनल पे वो मेरे से जुड़ जाए। ठीक है, मेरे को पर्सनली मेरे टेलीग्राम चैनल पे या मेरे व्हाट्सएप पे जो है वो मैसेज करे। ठीक है, और मैं उस बच्चे को जो है एक इनाम दूंगा, एक इनाम उसको दिया जाएगा यदि वो कोई भी बच्चा इसका आंसर निकालता है तो। 200 kg, 100 kg, 400 kg, 500 kg। तो जल्दी से बताइए फ्रेंड, मैं इसके लिए आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, तो जल्दी से बताइए क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट लगेगा, बस कॉन्सेप्ट पे है बेस ये क्वेश्चन। तो कॉन्सेप्ट
यदि आपको ध्यान है तो बस हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। जल्दी से सोचिए क्या होगा। तो फ्रेंड मैं बता देता हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 100 kg। देखते हैं कैसे। तो पावर मैंने क्या बताया था आपको, वर्क अपॉन टाइम, और वर्क क्या होता है mgh ओवर का t। तो यहाँ से आपको सब चीज़ें पता है, लेकिन आपको क्या निकालना है, मास, पानी की वैल्यू निकालनी, मास निकालना है। तो यहाँ से मास का आप करोगे तो p इंटू पावर इंटू टाइम इंटू जी ओवर इंटू एच। तो p की वैल्यू कितनी है आपकी, पावर कितनी दे रखी है, पावर दे रखी है आपको इतने मीटर। देखो तो पावर आपको जो दे रखी है वो दे रखी है, हाँ तो फ्रेंड जो पावर दे रखी है आपको दे रखी है 10 हॉर्स पावर की। लेकिन आपको 10 हॉर्स पावर में तो हम रखेंगे नहीं, तो इसको चेंज करोगे किस में, वॉट में। तो मैंने बताया एक हॉर्स पावर 746 वाट होती है, तो 10 हॉर्स पावर हो जाएगी 7460 वाट इंटू टाइम। टाइम कितना दे रखा है आपको, 1 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा 1। 1 सेकेंड में आपको निकालना है। जी की वैल्यू आपको 10 दे रखी है, और एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 7.46। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपकी एम की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 100 kg। तो आपका यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड यदि आपको ये ट्रिक और ये क्वेश्चंस यदि बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे हों तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जाते जाते एक बार कमेंट में भी थम्स अप कर दीजिए, और वीडियो को भी लाइक कर देना, ठीक है। और अपने जितने भी दोस्त हों, फ्रेंड्स हों, गर्लफ्रेंड हों, बॉयफ्रेंड हों, जो कि आपकी तैयारी कर रहे हों, उनके साथ भी आप इनको इस वीडियो को शेयर जरूर करना। और इसकी जो PDF फाइल है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो धन्यवाद।